चर्चा का विषय है आजकल नाथूराम गोडसे बनाम महात्मा गांधी। तो ये भी एक विचित्र सी बात है कि एक हत्यारे की तुलना एक तथाकथित महात्मा से की जाने लगी है। इसके लिए इसे दोष देंगे। आइए चर्चा करते हैं प्रखर श्रीवास्तव जी से इतिहास के कुछ अनछुए पहलुओं की। और इसको कहते हैं कि इतिहास करवट बदलता है, तो उस करवट बदलने की प्रक्रिया के जो हम साक्षी बन रहे हैं उसकी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपसे ये भी अनुरोध है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक बात और याद दिला दें आपको, फतावा आलमगीरी खंड 3 अब उपलब्ध है जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पर। लिंक इत्यादि सब कम्युनिटी में भी दिए हुए हैं, हमारे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल्स पे भी दिए हुए हैं। वहाँ जाकर आप जो कुछ भी आपको इस्लाम के अपॉलोजिस्ट बता रहे हैं उसकी छान फटक चीर फाड़ विश्लेषण अब आप स्वयं कर सकते हैं। आप एम्पावर्ड हो सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को और हमारे अतिथि एक बार फिर से प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। और आपका विश्लेषण आजकल जयपुर डायलॉग्स वाले बहुत रुचि लेकर और प्रतीक्षा करके और सुनते हैं। तो आजकल फिर से चर्चा में आ गया है महात्मा गांधीवाद। बिल्कुल। मैं तो उनको महात्मा नहीं कहता, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग कहते हैं, खैर वो अलग बात है। अब नाथूराम गोडसे यदि नाथूराम गोडसे की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से यह आएगा कि नाथूराम गोडसे एक हत्यारे थे, उन्होंने एक हत्या की थी। लेकिन क्या वे आतंकवादी भी थे? सर देखिए, हत्यारे थे इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आतंकवाद की अगर बात की जाती है, जैसे बीच में कुछ लोगों ने अगर इस तरह की राजनीतिक हत्याओं को आतंकवाद से जोड़ा, तो फिर तो अब्दुल रशीद देश का पहला आतंकवादी होना चाहिए था जिसने स्वामी श्रद्धानंद को मारा था। तो अगर इस तरह की किसी की इंडिविजुअल व्यक्ति अगर जाके किसी की हत्या करता है तो उसको आतंकवाद से जोड़ना मुझे तो वो समझ में नहीं आता है। मैं कोई नाथूराम गोडसे को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, ना मैं इस बहस में बढ़ना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे ने अच्छा काम किया था कि बुरा काम किया था। मेरी आपत्ति दूसरे विषय पर है। मेरी आपत्ति इस विषय पर है सर कि ये जो प्रपंच रचा जा रहा है पूरा इस वक्त, कि 2014 को एक तो इन लोगों ने जो है जो देश के जो सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर और वामपंथी लोग हैं, इन्होंने इसको है ना एडी और बीसी में बांट दिया है। जो मैं बार बार कहता हूं, इन्होंने 2014 को ऐसा बना दिया है जैसे 2014 ईसा पूर्व और ईसा बाद का समय है, कि 2014 के पहले तो सब कुछ सही चल रहा था और 2014 के बाद जो है बिल्कुल फांसीवाद इस देश के अंदर आ गया। मैं इस चीज को, इस मिथ को, इस प्रपंच को तोड़ना चाहता हूं। मेरी आपत्ति इस चीज पर है और इसीलिए मैं कहता हूं कि गोडसे को लेकर आज जो बहस चल रही है, आप हम लोग सुन रहे हैं कि बार बार इस तरह के ट्वीट किए कर रहे हैं बड़े बड़े कांग्रेस के लोग, वामपंथी, अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग, जब ये बात कहते हैं कि गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है, गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है, ये 2014 के बाद ये प्रवृत्ति बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि इनके ना अध्ययन में बहुत कमी है। या तो ये बहुत मक्कार है, जैसा कि आप वो पंचमक्कार की जो आप थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, या तो वो हैं, या ये बहुत ही आला दर्जे के निपट मूर्ख हैं लोग। क्योंकि अगर हम जो हमारा आज का विषय है कि गोडसे हीरो और विलेन, तो अगर मैं इस चीज में जाऊं कि गोडसे को कुछ लोगों ने जो हीरो मानने की शुरुआत जो है वो उसी पल के साथ कर दी थी जिस दिन उसने गांधी की हत्या कर दी थी। ये गलत था या सही था, ये अलग बहस का विषय है। लेकिन गोडसे ने जो
30 जनवरी की शाम 5:17 पर किया था बिरला भवन में, उसके बाद एक देश का बहुत बड़ा तबका था, और ये कोई छोटा मोटा तबका नहीं था, मैं कहूंगा बहुत 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 बड़ा तबका था एक देश का, जो ये मानता था कि गोडसे ने सही किया। मैं उन लोगों की सोच पर का ना मैं समर्थन करता हूं, ना मैं उन पर सवाल उठाता हूं, एक सोच थी। अब 2014 में ये लोग बात करते हैं कि गोडसे का महिमा मंडन 2014 के बाद शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे ये चीज बात कहने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जो मैं कुछ तथ्यों के साथ ये बात मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 2014 नहीं, गोडसे ने जब गांधी की हत्या की थी, उसी पल से एक बहुत बड़ा तबका उसके साथ जुड़ गया था। और ये मैं कुछ उदाहरणों से, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं यहाँ जी, पर कुछ अपने वो भी करें, और उसके साथ में बल्कि जी उसके गोडसे ने जो कृत्य किया और उसका हम्म जो हाथ आया, उसके हम्म से पहले हम मुझे लगता है कि हमें यह भी देख लेना चाहिए कि गांधी जी का क्रियाकलाप विशेषकर हिंदुओं के संदर्भ में बिल्कुल कैसा था। इस पे आपने पूरी एक सीरीज की है, मुझे पता है, जी 7-8 एपिसोड्स की एक पूरी सीरीज की है। जी जी तो जी जी मुझे लगता है कि सर्वप्रथम हम हम्म गांधी के जो हिंदुओं के प्रति जो रुख था 1942 के बाद से ही लगातार, वैसे तो आरंभ से ही था, खिलाफत हम्म आंदोलन में भी उन्होंने वही काम किया था, लेकिन चलिए जी हम अगर 40 के दशक की बात कर लें, तो पहले मुझे लगता है कि उनको एक बार उनको समराइज करना उचित रहेगा, और उसके ठीक बाद है। फिर हम यहाँ पर आएंगे कि गोडसे को समर्थन उस समय भी क्यों मिलता था। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये एक है ना, हमको बचपन से जो पढ़ाया गया है कि गांधी को लेकर जो गांधी आवाज देते थे, पूरा देश साथ में चल पड़ता था, ऐसा हुआ, ये मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि गांधी अपने अंतिम दिनों में अपनी प्रासंगिकता खो चुके थे। लोग, उनके बहुत बहुत बड़ा तबका इस देश का जो इनके खिलाफ हो चुका था, यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा धड़ा जो था उनकी बातें नहीं सुनता था। और उसकी जड़ में जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां। और गांधी तो, जैसा कि आपने कहा, गांधी हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों पर चलते रहे, चाहे खलीफत आंदोलन हो, चाहे जो उसके बाद के आप गांधी के पूरे मूवमेंट को देखें तो आप ये पाएंगे। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि एक इंतहा जब हद से आगे बढ़ जाती है, तो वो हम लोग देखते हैं, जब 47 का बिल्कुल जब बंटवारा तय हो जाता है, तो गांधी की जो लोकप्रियता थी, उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर गया था। जैसे मैं जो चार एक बिंदु थे जिनको लेकर गांधी को लेकर जन आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ा था। पहला तो ये था कि वो बंटवारा नहीं रोक पाए। वो हर बार 1940 में जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित होता है, लाहौर प्रस्ताव जिसको कहते हैं, तब से वो रोज कहते हैं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान बनाने के पहले मेरे 2 टुकड़े कर दो। लेकिन जिन मौकों पर उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, उस मौकों पर वो स्टैंड नहीं लेते और पाकिस्तान बन जाता। तो पहला तो आक्रोश ये था कि आपने भारत का बंटवारा हो जाने दिया। उसके बाद जिस अहिंसा के सिद्धांत को लेकर आप 30 साल तक चले थे, या इससे भी ज्यादा समय तक चले थे, वो अहिंसा का सिद्धांत खोखला साबित हो गया जब 1947 में पूरी तरह से पूरे देश में दंगा हुआ और लाखों लोग मारे गए। तो आपका अहिंसा का सिद्धांत जब फेल हुआ, तो लोगों का विश्वास वहां पर गांधी से टूटा। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया, तो गांधी ने जिस तरह की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां इस देश पर लादी, उससे लोग बहुत नाराज हुए। और अंतिम जो चौथा पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूं, कि जो 55 करोड़ रुपए देने के लिए उन्होंने अनशन किया, ये मिथ है। ये जो मक्कार लोग हैं ना, पंचमक्कार, और ये जो वामपंथी इतिहासकार और ये जो सो कॉल्ड गांधीवादी हैं, ये कहते हैं कि गांधी ने 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन नहीं किया था। गांधी का वो जो अनशन था, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा जो था, वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का था। तो ये सब जो हालात बने थे, इसको लेकर गांधी के प्रति एक बहुत आक्रोश था। और यहां मैं, अगर आप मुझे गांधी को लेकर किस तरह, क्योंकि मैं अगर जनरिक बात बोलूंगा तो शायद किसी को ये लगेगा कि यार गांधी ये के तरह के प्रयोगों का भी एक बड़ा उसमें है। हाँ, प्रयोग का, जब कोई गांधी जी जो नोआखली में जब उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, और जब वो सार्वजनिक हो गए, और वो जब पब्लिक में ये जानकारी आ गई, तो उसको लेकर भी एक लोगों में एक आक्रोश था, लोगों के अंदर, क्योंकि गांधी को लोग महात्मा कहते थे, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के प्रयोग एक कम उम्र की लड़की के साथ, जो उनके रिश्ते में पोती लगती है, उसके साथ करे। ये भी एक मुद्दा उस वक्त, देखिए, बहुत समाज, बहुत उस समय, आज जब भारतीय समाज इतना इस तरह की सोच है, और हम लोग कहते हैं कि संकीर्ण है, कई लोग कहते हैं कि भारतीय समाज संकीर्ण है, तो सोचिए 1947 में किस तरह का समाज
हमारा रहा होगा, क्या वो स्वीकार कर पा रहा होगा? तो ये सब परिस्थितियां तो वो गांधी के आज भी खिलाफ बहुत, स्वीकार नहीं करेगा, आप उस समय की आज भी कोई नहीं बात कर नहीं। सकता है। तो आप सोचिए 1947 में किस तरह का बल्कि लोगों के मन में आज भाव आया के होगा। समय में यदि गांधी जी इस बिल्कुल तरह की हरकत करें तो पॉक्सो में उनको चार्जशीट हो जाएगी और वो जेल के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा मीटू आंदोलन में किन किन लोगों के खिलाफ क्या क्या हुआ। तो ये जो परिस्थितियां थी, तो ये जो बताते हैं ना कि गांधी एकदम पूरा देश के जो, मैं मानता हूं एक बड़ा तबका गांधी के साथ तब भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी था जो गांधी से बहुत नाराज था। और ये कुछ उदाहरण मैं अगर आपको दूं, अगर आप मुझे अनुमति दें तो, क्योंकि ये हमको बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि ये बहस पूरे देश में चल रही है इस वक्त कि यार ये गांधी का अपमान हो रहा है और 2014 के बाद शुरू हुआ। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी के अपमान की शुरुआत उनके जीते जी हो गई थी और उनके सामने होती थी वो उनका अपमान। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि गांधी ने जब अपना आखिरी आमरण अनशन शुरू किया था 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी की रात बिरला भवन के सामने हजारों शरणार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी और वो नारे लगा रहे थे चीख चीख कर कि मरता है तो मर जाने दो, गांधी को मर जाने दो। तो जब ये नारे भीड़ लगा रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी को मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए अंदर आए हुए थे, वो अंदर मौजूद थे बिरला भवन के अंदर। जब वो उनकी कार बाहर निकली बिरला भवन के बाहर, तो भीड़ से उनका सामना हुआ। तो नेहरू ने जब ये नारा सुना कि मरता है तो मर जाने दो, गांधी को मर जाने दो, तो नेहरू ने अपना आपा खो दिया। बहुत शॉर्ट टेम्पर थे वो। तो नेहरू अपनी कार से उतरे और भीड़ में घुस गए वो, और उन्होंने कहा कि किसने कहा गांधी को मर जाने दो? बोला जिसको गांधी को मरने की बात जो कर रहा है, पहले वो मुझे मारे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये प्यारेलाल नैयर जो गांधी के सेक्रेटरी थे, उनने जो महात्मा गांधी पूर्णाहुति का जो खंड 4 लिखा है, उसके अंदर ये बात लिखी है और वो चश्मदीद गवाह थे इस बात के। और फिर भी अगर मेरी बात पे किसी को आपत्ति है, तो रिचर्ड एटनबरो ने भारत सरकार से अनुमति लेकर गांधी फिल्म बनाई थी, उसके अंदर भी ये दृश्य है। तो गांधी जहां पर ठहरे थे, गांधी जहां पर रुके थे, वहां पर भीड़ गांधी के मरने के नारे लगाती थी और नेहरू के सामने लगा रही थी नारे, और गांधी अंदर बैठ के आवाज सुन रहे थे। उसका ही वर्णन प्यारेलाल नैयर ने किया है कि उन्होंने कहा ये कितने लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं? तो उनको बोला कि वो कह रहे हैं कि आपको मर जाना चाहिए। तो गांधी बड़े दुखी हो गए थे। ऐसे कई वाक्य हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी मैंने इस तरह से साझा नहीं करी, आज मुझे यहाँ मौका मिला है, मैं कर रहा हूं कि आजादी के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से लेकर 30 जनवरी 1948 तक गांधी की 3 बार मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई है इस देश में। 3 बार मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई है गांधी की। पहली कोशिश तो ये जो मैं कलकत्ता में हुई। कलकत्ता में जब वो आमरण अनशन, जब वो कलकत्ता के दंगे आजादी के बाद रोकने के लिए गए थे, तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक भीड़ जो है वो हैदरी मेंशन, जहां पे वो बेलिया घाट पे रुके थे, वहां अंदर घुस गई और उसने गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सोहरावर्दी कहाँ है और ये सब शुरू कर दिया। और गांधी पर बकायदा लाठी फेंकी गई, जो बाल बाल गांधी उस पर बचे, लाठी उनके पास से होकर गुजर गई। नहीं तो गांधी के साथ जो 30 जनवरी को हुआ, वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में कलकत्ता में हो जाता। और गांधी इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने 1 सितंबर 1947 को कलकत्ता में अपना आमरण अनशन कर दिया। दूसरा जो उनके ऊपर मॉब लिंचिंग की घटना होती है, वो 12 सितंबर को होती है दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली के एक बस्ती में जाकर मंदिर के अंदर कुरान का पाठ करते हैं, तो एक लड़का खड़ा हो जाता है उठ के कि आप मंदिर में कुरान का पाठ कैसे कर रहे हैं? बोले इस कुरान की आयतें सुनकर हमारी माँ बहनों के साथ पाकिस्तान में बलात्कार किया गया है, आप ये कुरान नहीं पढ़ सकते मंदिर के अंदर, क्या आप मस्जिद में इस तरह की कुरान पढ़ सकते हैं? तो गांधी नाराज हो गए। माहौल वहां का इतना बिगड़ गया कि गांधी को जिंदगी में पहली बार अपनी प्रार्थना सभा बीच में छोड़नी पड़ी। और जब गांधी अपने काफिले से बाहर निकले, गाड़ी से बाहर निकले, तो उस पर पथराव हुआ। और संजय जी, हैरत की बात है कि उसी दिन 12 सितंबर 1947 को दिल्ली के पुराना किला में, जहां मुस्लिम शरणार्थियों का कैंप लगा था, वहां भी मुसलमानों की हिंसक भीड़ ने गांधी को घेर लिया था और धमकी भरे इशारे किए थे। वो तो बाल बाल गांधी जी उस दिन बच गए। तो ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी गांधी से बेहद नाराज थे उस दौर में। और जो ये घटना मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने 13 जनवरी 1948 की बताई कि जिसमें बिरला भवन के बाहर गांधी के मरने के नारे लगाए गए, तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, या प्यारेलाल नैयर ने ऐसी बात नहीं लिखी थी, या रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म में इस बात को ऐसे ही नहीं सामने रख दिया था। कपूर कमीशन जो बना था गांधी की हत्या के लिए, उसने एक गवाह को बुलाया था, उनका नाम था ब्रज कृष्ण चांदीवाला।
वो गांधी के बेहद करीबी थे, उनको गांधी का ग्वाला कहा जाता था। वो गांधी के लिए दिल्ली में बकरी के दूध का इंतजाम करते थे। तो उनकी जब गवाही हुई, वो वहीं पे मौजूद थे उस दिन, तो उन्होंने कहा कि ये अगर उस दिन नेहरू नहीं होते और नेहरू भीड़ को कंट्रोल नहीं करते तो भीड़ इतनी गुस्से में थी, ये कपूर कमीशन के सामने कहा, कि वो बिरला भवन के अंदर दाखिल हो जाती और गांधी पर जानलेवा हमला कर देती। तो गांधी पर इस आजाद भारत में 3 बार मॉब लिंचिंग की कोशिश हो चुकी है। इस तथ्य को कोई अलग अलग टुकड़ों में जानता है, लेकिन अगर उसको सिलसिलेवार जोड़े तो सोचिए गांधी पर 3 बार मॉब लिंचिंग की कोशिश हो चुकी है। जो 30 जनवरी को हुआ था उसके पहले ही गांधी की जान पर 3 बार इस देश के अंदर आजादी के बाद बन गई थी। और अब ये लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल सेक्युलर कहते हैं, गांधीवादी कहते हैं, वो कहते हैं कि 2014 के बाद ये सब हो रहा है। गांधी के जीते जी ये सब हो रहा था संजय जी। हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, गांधी की लोकप्रियता बहुत ही बुरे दौर में थी 1947-48 में। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि यदि गांधी की हत्या न हुई होती तो संभवतः उनके चरित्र की हत्या तो उनके जीते जी पूरी तरह से हो ही गई होती। बिल्कुल। गांधी गांधी के लिए जिस तरह का अभी अब ये देखिए, अब ये किसी एक व्यक्ति ने गांधी को गाली बक दी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, कानून अपना काम करेगा। लेकिन गांधी को जब जीते जी कोई गाली बकता था तो उनका रिएक्शन क्या होता था, ये हमको भी यहाँ समझने की जरूरत है। गांधी को जो हजारों पत्र मिलते थे, उसमें से सैकड़ों पत्रों के अंदर गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा, धमकी और उल्हाने लिखे होते थे। और गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में बाकायदा उन पत्रों को पढ़ के सुनाते थे कि लोग मुझे धमकी दे रहे थे। और संजय जी, बहुत पहले की बात क्या की जाए, गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को होती है। इसके ठीक एक दिन पहले 29 जनवरी 1948 को एक प्रतिनिधि मंडल था शरणार्थियों का, वो एक बन्नू जगह है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उसमें प्रोविंस फ्रंटियर में, जो पाकिस्तान का जो सीमा कहते हैं इलाका उसको। तो वहां से शरणार्थियों का एक दल, जो हिंदू शरणार्थियों का दल था, वो गांधी से मिलने पहुंचा। 40-45 लोग थे, और ठीक महात्मा गांधी की हत्या के एक दिन पहले वो मिलने पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी माँ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, ये सब दर्द बताए। तो गांधी ने वही जो हर शरणार्थी को अहिंसा की सीख देते थे वो सीख दी। अब जिसने अपने सब कुछ लुटा दिया हो, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ बेटी बहनों के साथ बलात्कार होते हुए देखा हो, उसको ये अहिंसा के सिद्धांत कहाँ पचने वाले थे। तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, वो गुस्सा हो गया और उसने गांधी के साथ वहीं पे बदतमीजी शुरू कर दी। उसने कहा कि बहुत हो गया, ये आप सब बोलते रहते हैं। बोला अब आपने इतना हम पे कर लिया, इतना नुकसान हमारा कर लिया कि अब भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो, अब हमारा और नुकसान मत करो, आप चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात संपूर्ण गांधी वांग्मय में लिखी हुई है। उस अधेड़ ने कहा गांधी से, शरणार्थी जो अधेड़ उम्र का था, कि गांधी जी अब आप चले जाओ हमें छोड़ के, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपने बहुत बुरा कर लिया। तो गांधी ने उससे पूछा, भाई मैं कहां चले जाऊं? तो बोला आप हिमालय चले जाओ, आप बस हमारा पीछा छोड़ दो। तो गांधी इतने दुखी हो गए उसकी बात सुन के कि उन्होंने जो अपने जीवन का आखिरी प्रार्थना सभा जो उन्होंने की 29 जनवरी की शाम बिरला भवन में, उन्होंने ये पूरा किस्सा वहां पर सुनाया और कहा कि मैं हिमालय चले जाऊं, मैं क्यों हिमालय चले जाऊं, मैं तो जो मुझे ईश्वर का मुझे आदेश मिलेगा मैं वो करूंगा, और मैं तो किसी के कहने पे कुछ छोड़ नहीं सकता। तो मेरा ये किस्सा बताने का मतलब ये है कि लोग गांधी के मुंह पर गांधी को अपने नाम से पत्र लिखकर उनको अपशब्द कहते थे, उनका अपमान करते थे, और गांधी को ये सब सामने होता था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि गांधी का अपमान का जो कहते हैं ना फैशन बन गया है आजकल, ये फैशन वैशन नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा था। और गांधी के जीते जी इसकी शुरुआत हो गई थी, क्योंकि गांधी की नीतियां कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और आज भी उस पर बहस होना चाहिए। कोई बहस से क्यों भागना चाहता है? गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर इस देश में क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए? बंटवारे को रोकने में जो गांधी असफल रहे, इस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है? असफल की बात तो अलग है, बल्कि ये है, यहाँ तक है, ये भी आया हुआ है और गांधी वाङ्मय वाङ्मय में ही आया हुआ है कि गांधी जी को उनके पुत्र ने, जो तत्कालीन इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, वहाँ पर जो अधिवेशन हो रहा था CWC का, और उसके तत्काल बाद AICC का अधिवेशन था, मेरे विचार से 16-17 जुलाई की बात है, क्योंकि 3 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था
आपके इसमें जी 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 इंट्रोड्यूस हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में, जी और 18 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन हुआ था। जी जी और उसको इनको स्वीकार तो माउंटबेटन प्लान की जो बात थी उस टाइम पे ही हो गई थी। जी तो वो तो जून में हो गया था जिसमें इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जी माउंटबेटन प्लान को स्वीकार करने की बात थी, वो 15-16 हम्म जून को हो गया था। हम्म। एक मिनट में शायद नहीं, मैं माउंटबेटन आपको प्लान थोड़ा सा बता दूं, माउंटबेटन प्लान मेरी तो जानकारी। मई का है, तो ये मई की घट रहा 3 जून को तो उन्होंने घोषणा की, जिसको 3 जून प्लान कहा जाता है, जो रेडियो पे उन्होंने सब लोगों ने घोषणा करी। है। यस 15 यस और यस। 16 जून को कांग्रेस कार्य समिति के अंदर वो पारित हुआ। कांग्रेस कार्य समिति और एआईसीसी के अधिवेशन के अंदर वो प्रयागराज में, यानी तत्कालीन इलाहाबाद में वो हाँ पारित हुआ। उसमें गांधी ना तो कार्य समिति के सदस्य थे, वो कभी भी नहीं रहे। वो अब तो एक तरह हाँ से बाल ठाकरे टाइप उनका रोल रहा करता था, और उसमें जाने से उनके पुत्र ने उनको रोका था। हम्म तो वो फिर भी गए ये कह के कि नेहरू का दिल टूट जाएगा यदि मैं नहीं गया तो। हम्म। अब आपने उनके अब आपने उनके बेटे की बात निकाली है, तो मुझे मुझे लगता है मालूम होना चाहिए हमारे दर्शकों को, जो गांधी के जो तीसरे बेटे थे रामदास गांधी। मतलब लोग कहते हैं ना कि गांधी को कोई भी उठाई गिरा गाली बक देता है, इनका कोई अध्ययन नहीं है, क्या है, गांधी को कुछ भी बोल देते हैं। तो गांधी के जो 4 बेटे थे, तो जो सबसे बड़े बेटे थे हरिलाल, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो शराबी और बहुत ही अलग तरह के निकल गए थे, उनमें तो उनकी तो हम बात ही नहीं करना चाहिए हमको। लेकिन गांधी के जो तीसरे नंबर के बेटे थे रामदास गांधी, वो बड़े ही लाडले बेटे थे। गांधी ने अपनी अंतिम इच्छा में भी जाहिर किया था कि मेरे अंतिम संस्कार में होगा तो मुखाग्नि जो है रामदास देगा मेरे को। तो रामदास का मोहभंग कैसे हो चुका था अपने पिता से आखिरी दिनों में, इसका भी हमें हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि गांधी को कोई भी गाली बक देता है, तो गांधी के जो सबसे लाडले बेटे थे रामदास गांधी तीसरे नंबर के, उन्होंने उनका गांधी को लेकर क्या विचार था, ये थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताना चाहिए। कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी को पत्र लिखकर कहा कि आप जो है वो हिंदू धर्म के लिए अभिशाप बन चुके हैं। और ये बात कैसे मालूम पड़ी? गांधी खलीकुज्जमा, ने बोली थी खलीकुज्जमा को। हाँ, चौधरी खलीकुज्जमा जब उनसे मिलने पहुंचे गांधी से, तो उन्होंने कहा कि पत्र पढ़ो मेरे बेटे का। उन्होंने पत्र पढ़ा तो उन्होंने अपनी किताब जो लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान, बड़ी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने लिखा कि ये कितना दर्दनाक था कि एक बेटा अपने पिता के लिए सब बोल रहा है। और बोला उसका सारांश यही था कि आप जो है वो हिंदू जाति के लिए अभिशाप बन चुके हो। आप सोच के देखिए, गांधी के बेटे के जो सबसे लाडला बेटा था, उसके अपने पिता के बारे में ये राय थी। तो और खलीकुज्जमान चौधरी ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता थे, पाकिस्तान चले गए बाद में, पाकिस्तान के पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने जिन्ना के बाद, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन खलीकुज्जमान चौधरी की एक अच्छाई ये भी है कि उन्होंने अपनी पूरी किताब में बहुत गांधी की तारीफ भी की है। तो उनका इंटेंशन ये लिखने का कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो सोचिए गांधी के बेटे की स्थिति थी। सरदार पटेल का तो खैर वो आपको मालूम ही होगा, मौलाना आजाद अपनी किताब में लिख के गए कि वो गांधी के साथ जब उनकी बैठक हुई आखिरी जब अनशन के समय, तो गांधी पे चीखने लगे और चिल्लाने लगे। तो सरदार पटेल ने बोला कि वल्लभ भाई आप किस तरह की भाषा इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गांधी जी को कितना बुरा लगेगा। तो बोला क्या बुरा लगेगा? बोला इन्होंने अपने अनशन करके तय कर लिया है कि ये हिंदू पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं इस अनशन के जरिए। बोला मैं क्या रुकू यहाँ पर, मैं तो मुंबई जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। और निकल गए वहां से बिरला भवन से। तो सोचिए 3 दशक तक गांधी का यस मैन कहलाता था सरदार पटेल, उस इंसान ने गांधी के मुंह पर, गांधी के सामने, नेहरू और मौलाना आजाद के सामने गांधी का अपमान कर दिया। रामदास गांधी अपने पिता को कह रहे हैं आप हिंदुओं के अभिशाप हो। उनके कट्टर शिष्य सरदार पटेल कह रहे हैं कि आप जो है आप हिंदुओं के मुंह पर पूरी दुनिया के सामने कालिख पोतना चाहते हो। वो उनका अपमान कर देते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कोई संजय दीक्षित जी या प्रकाश श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये बात मौलाना आजाद कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने जो है गांधी के मुंह पर अपमान कर दिया और हम बड़े दुखी हुए। तो ये स्थिति गांधी की बन चुकी थी। इसको 2014 या 2022 से जोड़ देना कि भाई ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये फैशन चल पड़ा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। गांधी की स्थिति तो सुधर गई,
गोडसे ने जब 3 गोलियां मारी तो लोगों की एक सहानुभूति उनके प्रति उत्पन्न हो गई। अन्यथा अगर गांधी एक ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि गांधी अगर अपनी नैसर्गिक मृत्यु को प्राप्त होते तो शायद जो आज गांधी का जो कद है पूरी दुनिया में शायद वो उतना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी का कद बड़ा नहीं होता, लेकिन आज जिस मुकाम पर गांधी को रखा जाता है, शायद वो गोडसे की 3 गोलियां अगर उन्हें नहीं लगती तो वो शायद उस मुकाम पर ना होते। वो मुकाम ऊंचा होता, लेकिन जो आज उनका मुकाम है उसके मुकाबले वो मुकाम नीचे ही होता। और एक बात और भी है कि गांधी की मृत्यु पर कई सारे प्रखर मनीषियों ने और बड़े लोगों ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा गांधी जी की मृत्यु के बाद, आपको ध्यान है? आप संभवतः शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ कि अंबेडकर ने इसका स्वागत किया था। हाँ, उन्होंने एक अलग नजरिए से उस चीज को देखा था। उन्होंने किसी हत्या का समर्थन नहीं किया था, जैसे आप और हम किसी हत्या का समर्थन नहीं कर सकते। ऐसे ही अंबेडकर बहुत ही सुधी और बहुत ही महान व्यक्तित्व था उनका, तो उन्होंने गोडसे का कृत्य का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने गांधी की हत्या का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने उसका अलग नजरिया दिया था। उन्होंने कहा था कि गांधी के नाम पर जो ये ढोंग होता है, जो सविता अंबेडकर को उन्होंने 7-8 दिन बाद पत्र लिखा था कि जो गांधी के नाम पर जो नुकसान हो रहा था देश को, गांधी की नीतियों से जो देश को नुकसान हो रहा था, शायद देश उसके चंगुल से निकले। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो अंबेडकर ने जो सोचा था, डॉक्टर अंबेडकर ने जो सविता अंबेडकर जी को जो पत्र लिखा था, वो जो सोचते थे कि गांधी की हत्या के बाद देश जो इस चीजों में फंस गया है वो इस सबसे बाहर निकलेगा, ऐसा हो नहीं पाया। उल्टा ये हुआ कि गांधी की हत्या से एक जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो हिंदुत्व की बात करती थी, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया गया और उसकी आवाज को अगले 30, 40, 50, 60 साल तक दबा कर रखा गया। जबकि उस वक्त एक नई बहस की शुरुआत होनी चाहिए थी। गांधी की हत्या की जो वजह थी, उनको दुरुस्त करने की जरूरत थी, लेकिन उल्टा हुआ। जो जिन वजहों से गांधी की हत्या हुई, वजह को और ज्यादा ताकत के साथ नेहरू सरकार ने जो है वो दूसरे लोगों पर लाद दिया। तो इस तरह की स्थितियां गांधी की हत्या के बाद बन गई। और गांधी की जो हत्या थी, मतलब गांधी की हत्या को लेकर किस तरह का माहौल था, मतलब बार बार कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि गांधी जब अंतिम दिनों में अनशन कर रहे थे, तो जैसे मैंने बताया बिरला भवन के बारे में नारे लगते थे या कहीं कुछ होता था। फ्रीडम एट मिडनाइट में जिक्र है कि गांधी जब अनशन कर रहे थे तो दिल्ली से चांदनी चौक से लेकर आपके कनॉट प्लेस तक गांधी के अनशन की चर्चा थी। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं थी कि हमें गांधी को कैसे बचाना है। चर्चा इस बात की हो रही थी, जो फ्रीडम एट मिडनाइट में कोट एंड कोट डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि इस बुड्ढे से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, मेरे शब्द नहीं है। तो इस तरह की लोग चर्चा कर रहे थे दिल्ली के शहर में। मतलब गांधी की हत्या से के पहले इस तरह का माहौल बन गया था। ये बात भी सत्य है कि गांधी की जब हत्या हुई तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सहानुभूति लगता है प्रखर जी का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है। जब तक प्रखर जी वापस आते हैं तब तक हम एक बार फिर से उन मुद्दों को दोहरा लें जिनके हम बात कर रहे थे कि कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई। हाँ, आगे चलिए, ठीक है। मैं वही बात कर रहा था जी जी। हाँ जी, तो आप निरंतर रखें उसी बात को। मैं यही बात कह रहा था कि गांधी के अंतिम दिनों में जो डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में कि गांधी को बचाने की चर्चा नहीं हो रही थी, वो ये हो रही थी गांधी से हमारा कब पिंड छूटेगा। ये आम जो लोग दिल्ली की सड़कों पर जो बात कर रहे थे, और ये कांग्रेस के नेता भी उस दौर में जानते थे। तो गांधी की हत्या के बाद जिस तरह का माहौल बना इस देश में, तो उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि गांधी की हत्या के बाद एक बहुत बड़े तबके की सहानुभूति भी गांधी के प्रति उत्पन्न हो गई। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक भारतीय स्वभाव है, जो हिंदू एक हमारा सनातनियों का जो मन होता है कि जब हम देखते हैं कि हत्या होती है, हिंसा होती है या ऐसा कुछ होता है, तो हमारा एक भाव परिवर्तन होता है। दया का हमारे अंदर हमेशा स्वभाव रहा है। तो वो सहानुभूति भी जो है वो गांधी के प्रति उत्पन्न हो गई 30 जनवरी के बाद। तो मैं जो हम लोग अब जो चर्चा कर रहे थे कि अगर गांधी की हत्या
गोडसे की गोलियों से नहीं होती, तो शायद गांधी उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाते जो आज उनको मुकाम प्राप्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बाद में जब गोडसे का ट्रायल चला तो उस समय भी देखा गया, और कांग्रेसियों ने तो जिस तरह से 1984 में नरसंहार किया था सिखों का, उसे कांग्रेसियों ने तो बिल्कुल। एक अहिंसा की जिसकी बात करते हैं कि साहब की दे दी हमें मैं आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, खैर वो तो अपने अलग देंगी तरह का एक धोखा है जिस पर हम बात पहले कर भी चुके हैं। लेकिन सर मेरा। उन्होंने चिटपवन ब्राह्मणों का, विशेषकर से महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों का नरसंहार किया। बिल्कुल, मैंने इसको 1.5-2 साल पहले इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और मैं इस बात से दुखी होता हूँ कि ये लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग 2014 के बाद मॉब लिंचिंग। मैं कहता हूं कि भारत की पहली मॉब लिंचिंग प्रखर जी कहने वाले थे, वो महाराष्ट्र में हुई थी गांधी जी की हत्या के तुरंत बाद, जब महाराष्ट्र के महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, विशेषकर चिटपवन ब्राह्मण जिससे कि गोडसे और सावरकर का संबंध था, उनकी चुन चुन कर हत्या की गई थी। हजारों लोग मारे गए थे, कम से कम 3-4 हजार की तो बात मैं हम सुनते हैं। सर देखिए, भारत में कितने दंगे हुए, गांधी मतलब भारत के जितने दंगे हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। आप प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी राजस्थान के, आपने भी आपके समय में जो भी छिटपुट घटनाएं होती हैं वो डॉक्यूमेंटेड रही होंगी। आप ये सोचिए कि भारत के सारे दंगे कब हुए, उसमें कितने लोग मारे गए, इसका सबका जिक्र मिलता है। सिर्फ 48 के जो रॉइट्स थे, एंटी ब्राह्मण रॉइट्स, उसमें कितने लोग मारे गए इसका कभी जिक्र नहीं मिलता। और लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की गई तो कागजात मुंबई गृह मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है, पूरे 1 घंटे चर्चा करने का विषय है। मैं कहता हूं, ये लोग कहते हैं कि 2014 के बाद इस देश में मॉब लिंचिंग शुरू हुई। मैं कहता हूं कि इस देश में मॉब लिंचिंग का जो पहला शिकार है वो वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर है। नारायण सावरकर को उनके घर से बाहर खींचकर कांग्रेसियों की भीड़ ने शिवाजी पार्क में नीचे उन पर पत्थरों की बरसात कर दी थी, और उसके 6 महीने बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाए। 6 महीने बाद उनकी उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं कहता हूं कि चलिए, गांधी जी की हत्या में वीर सावरकर का नाम आया था, आपकी दुश्मनी सावरकर से हो सकती है, वीर सावरकर से आपकी दुश्मनी हो सकती है, डॉक्टर नारायण सावरकर से आपकी क्या दुश्मनी थी? जिस आदमी ने भारत की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जो आजादी का एक सिपाही था, उसको कांग्रेसियों की भीड़ ने अपने घर से, उसके घर से निकाला और पत्थरों से उसको मारा। ये गांधीवाद था। इस देश में पहली मॉब लिंचिंग गांधीवादियों ने करी है। ये जो बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल, अलीगढ़, बिल्कुल। ये नोएडा और जाने कहां का किससे बताते हैं, पहला मॉब लिंचिंग का शिकार वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर हैं, और उनकी मॉब लिंचिंग करने वाले ये गांधीवादी हैं, जो ये सफेद टोपी पहन के, जो गांधी टोपी पहन के घूमते हैं। ये लोग थे मॉब लिंचर पहले इस देश के। कोई बात ही नहीं करता है इस पे। बात करना ऐसा लगता है जैसे आप इस विषय पर बात करके कोई अपराध कर रहे हैं। इस तरह का माहौल बना दिया गया है, और फिर प्रपंच रचा जाता है कि 2014 के बाद ये सब शुरू हो गया। अरे भाई, बात तो उसी दिन हो जाना चाहिए थी कि क्यों आप इस तरह का आपने काम किए। सिख दंगों की बात होती है, हर दंगे की बात होती है, क्यों चितपावनों के खिलाफ जो दंगे हुए उनकी बात नहीं होती? नासिक के पास एक गांव था, उस परिवार का सरनेम सर सिर्फ गोडसे था। उसके पूरे परिवार के पुरुषों को बाहर निकालकर जिंदा जला दिया केरोसिन डालकर। गुना यह था कि गोडसे सरनेम था। गजानन त्रिमोकल मालखोड़कर जी हैं, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, एक निर्वासिताची आत्मकथा, कि क्या क्या सहना पड़ा चितपावनों को। कोई बात नहीं करता इस देश में, सबके मुंह में जो है दही जम जाता है इस पे बात करने के लिए, क्योंकि शिकार जो है वो ब्राह्मण है, और हम लोगों ने ये मान लिया है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से सहानुभूति होने लगी है, क्योंकि हमारे लोगों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि इस देश में सारा शोषण करने वाला कोई है तो ये तिलकधारी ब्राह्मण है। तो इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ जो दंगा हुआ उसकी कोई बात नहीं करेगा। मतलब स्थिति कहां, और और हम बात अगर करना चाहेंगे तो हम पे लेबलिंग कर दी जाती है। मतलब बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है सब। नहीं, ये तो इसी तरह से एक जैसे बात आती है, इसी में गोडसे से ही संबंधित बात आती है कि गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने पर लोगों को आपत्ति होती है। क्या कोई हत्यारा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? देखिए, किसी व्यक्ति का राष्ट्रभक्त होना और किसी व्यक्ति का हत्यारा होना, ये दो अलग विषय है। इनको आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। गोडसे के अगर पूरे जीवन को आप देखें तो आप पाएंगे कि गोडसे एक बहुत ही
जिसको कहते हैं ना जागृत किस्म का एक व्यक्ति था, एक पत्रकार था। उसने हैदराबाद के आंदोलन में हिस्सा लिया। उसका जो किशोर अवस्था थी और उसकी जो युवा अवस्था थी, वो वीर सावरकर जैसे देदीप्यमान व्यक्तित्व के साथ उसका बहुत समय गुजरा। मतलब उनका एक तरह से एक पर्सनल असिस्टेंट रहा एक लंबे समय तक। जब वो यात्राओं पर जाते थे तो उनका जिम्मेदारी संभालता था। तो जाहिर है 10-12 घंटे वो साथ में वीर सावरकर के साथ रहता होगा। तो उसकी एक, जबकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, वो मैट्रिक के बाद पढ़ नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद भी वो अंग्रेजी बोलना जानता था। उसका अध्ययन था, उसका गीता को लेकर अध्ययन था, उसको देश की समस्याओं को लेकर वो अध्ययन था। उसके संपादकीय हैं। मेरे एक मित्र हैं पुणे में, वो काम कर रहे हैं इसी विषय पर। वो गोडसे एक पत्रकार कैसा था, इस विषय पर वो रिसर्च कर रहे हैं। तो लोग अलग अलग तरह से अब चीजों को खगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता, और दोनों चीजों के आधार पर किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है या ये सही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि गोडसे ने जो किया, मैं मानता हूं वो गलत किया। किसी व्यक्ति की हत्या का मैं तो समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन वो स्थितियां क्या थी, वो देश काल स्थिति परिस्थिति क्या थी, हमें इसका अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। अगर राजीव गांधी की हत्या हुई और उसकी हत्या में लिट्टे का हाथ था, तो क्या हमने तमिल समस्या को फिर से समझने की कोशिश नहीं की? क्या हमने माना नहीं कि तमिलों का आक्रोश क्या है, श्रीलंका के तमिल क्या चाहते हैं, इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? हमने किया ना, इस देश की सरकारों ने बाद में किया। अगर इंदिरा गांधी की हत्या बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने करी ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में, तो क्या जब राजीव गांधी की सरकार आई तो क्या उसने उन परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया कि इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई? क्या राजीव गांधी ने संत हरचरण सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता नहीं किया अपनी मां की मृत्यु के साल भर के अंदर? अर्जुन सिंह को राज्यपाल बना के भेजा था। राजीव लोंगोवाल समझौते के नाम से जाना जाता है। एक प्रधानमंत्री, जिसकी पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जो उसकी मां भी है, उसकी हत्या के बाद वो नए सिरे से पंजाब समस्या का अध्ययन करता है और वो लोंगोवाल से समझौता करता है। उसके बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट होता है वापस से स्वर्ण मंदिर में, तो उसको पुरानी गलतियां उसमें नहीं दोहराई जाती है। तो ये एक राजनीति और एक सरकार चलाने की प्रणाली होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने, आप कहते हैं वो सिर्फ रहा था, चलिए मान लेते हैं वो सिर्फ रहा था, उसने गांधी की हत्या कर दी, लेकिन जिन कारणों से गांधी की हत्या हुई, क्या उस दौर की सरकार को इस पर बैठकर विचार नहीं करना चाहिए था कि यार ये शरणार्थियों के मन में ये भावना जा रही है जिसकी वजह से ये हुआ, या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीतियां हैं जिस पर हम गांधी के कहने पर चल रहे थे, ये इतनी घातक हो सकती है कि आज एक हत्या हुई, कल को दूसरी भी हत्या हो सकती है। क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्या हमें पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को एक नए सिरे से उसको तैयार करना चाहिए, जनसंख्या की अदला बदली करना चाहिए? क्या इन सब पे चर्चा करी? आपने तो जैसी गांधी की हत्या हुई उन संगठनों में प्रतिबंध लगा दिया जिनका कोई लेना देना नहीं था। आप तो स्कोर सेटल करने लग गए नेहरू। जैसे गांधी की हत्या का मतलब उनको एक बहाना मिल गया कि आओ मैं संघ से स्कोर सेटल करूंगा। आज तक साबित नहीं हो पाया कि आरएसएस का हाथ था, लेकिन आरएसएस पे बैन लगा दिया। आपने बाकी लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। आपने वीर सावरकर पर को गिरफ्तार कर लिया, उन पर केस चला लिया, किसी का कोई सबूत नहीं मिला। आप जब लाल किले की जो लोअर कोर्ट थी जस्टिस आत्माचरण की, उसने जब वीर सावरकर को बरी कर दिया तो नेहरू सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देती। भाई आज सब लोग राहुल गांधी वगैरह बोलते रहते हैं कि आप तो सावरकर के साथ जो गांधी हत्याकांड में थे, या इस तरह के लांछन वो लगाते हैं। ये और बात, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, केस चल रहा है उनके ऊपर एक महाराष्ट्र में। तो क्या नेहरू ने कोशिश करी कि वीर सावरकर को, मैं अगर बरी हो गए वीर सावरकर लोअर कोर्ट से, चलो मैं हाई कोर्ट में उनको ले जाता हूं? नहीं करे, क्योंकि आपको मालूम था कोई सबूत नहीं है। आप बार बार आरएसएस का नाम लेते हैं, एक देशभक्त संगठन को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतनी आप सरकार में रहे, आपके पास पावर था, आप साबित कर पाए? आप जांच कमीशन बिठाते, किसी कमीशन में कहीं कुछ आरएसएस का नाम नहीं आया, आप उसका नाम घसीट देते हैं। तो ये स्कोर सेटल हो रहा था गांधी की हत्या के बाद। आपको स्कोर सेटल नहीं करना था, आपको स्थितियों का अध्ययन करना था, जैसा अध्ययन राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया, या जैसा नरसिम्हा राव ने राजीव गांधी की हत्या के बाद किया। कोई समस्या को लेकर किसी कोई राजनीतिक हत्या होती, कोई ये व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी कि किसी ने किसी की भैंस चुरा ली और किसी ने किसी को गोली मार दी। ये एक राजनीतिक हत्या थी, उसका आकलन होना चाहिए। दुनिया में ऐसा हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन सिवाय गांधी की हत्या को छोड़कर
गांधी की हत्या के बाद सिर्फ स्कोर सेटल किए गए इस देश के अंदर, और आज तक हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है 2022 के हम पहले हफ्ते में बैठकर भी हम जो स्कोर सेटल करने वाले जो लोग बैठे ना, जो वामपंथी जिन्होंने हमेशा गांधी को गाली बकी, अब जो गांधीवाद का चोला ओढ़कर, खादी ओढ़कर जो है वो 2014 को जो है वो एडी और बीसी साबित करने में लगे हैं, वो गांधी गांधी का नाम लेकर, गोडसे का नाम लेकर वर्तमान की सरकार, बीजेपी और आरएसएस को बदनाम करना चाहते हैं लोग। ये गांधी इनके लिए बहाना है। ये गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग नहीं है, ये वामपंथी तो कभी हो ही नहीं सकते। ये स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो जो स्कोर सेटल 1948 से चल रहा है वो आज तक चल रहा है, दुर्भाग्य से। आपत्ति इस बात पे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि जब गोडसे का ट्रायल होता है तो उस गोडसे के ट्रायल को लेकर भी सरकार न केवल चिंतित रहती है, बल्कि उसको भी पूरी तरह से, एक तरह से उस पर लीपा पोती करने का प्रयास करती है। जो बातें हो रही हैं कोर्ट में वो बाहर नहीं आने देती है, और बल्कि जो एक आजकल गोडसे का जो भाषण था या जो बयान था जो उन्होंने दिया था कोर्ट में, उसको तो पता नहीं कितने दशकों तक दबाए रखा गया। बिल्कुल। अब देखिए, अब आज और आप और हम बात करेंगे तो कोई ना माने। मौलाना आजाद अपनी किताब में लिख के गए हैं कि जो कोर्टसे की जब शिमला में पेशी थी तो उसके लिए वहां की जो रईस घरों की औरतें थी वो स्वेटर बुनकर पहुंचने लगी थी। ये बताना इसलिए जरूरी है कि गोडसे अपने जीते जी कुछ लोगों की नजर में, या हम कहें एक बहुत बड़े तबके की नजर में नायक बन गया था, हीरो बन गया था। कोई माने ना माने, सत्य है। जब गोडसे अंबाला से जब उसको शिमला ले गए तो जून के अंदर उसकी पेशी हो रही थी शिमला में। जाहिर है वो अंबाला से गया था गर्मी से, तो उसको लगा नहीं होगा कि वहां पे स्वेटर की जरूरत है, जो भी वजह हो। उसके पास स्वेटर नहीं था पहली पेशी में। तो जब उसको ठुठुरते हुए देखा कटघरे में खड़े हुए वहां की संभ्रांत महिलाओं ने, जो रईस घरों की महिलाएं थी, तो उसके लिए स्वेटर बुन बुनकर वो उसको भेजने लगी। अब आपको यहां समझने की जरूरत है कि उस दौर का शिमला कैसा होगा। ये आज का शिमला नहीं है। उस दौर का शिमला जो था वहां पर सिर्फ एलिट क्लास रहता था। आईसीएस अधिकारी के परिवार, बड़े बिजनेस जो परिवार थे उनके लोग, अंग्रेजों के लोग, एंग्लो इंडियंस, इस तरह के लोग वहां पर रहते थे। और जो गरीब तबका था वो सिर्फ जो उन घरों में कामकाज करने वाला था वो रहता था। अंग्रेजों की राजधानी थी ग्रीष्मकालीन वो। तो ऐसे एलिट क्लास के अंदर वो महिलाएं जो हैं वो गोडसे को स्वेटर बुनकर भेज रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना आजाद ने अपनी किताब फ्रीडम इंडिया विल फ्रीडम में लिखी है। और गोडसे को जो शिमला के अंदर जो रिस्पांस मिल रहा था, तो उस समय तो आरएसएस भी शिमला में नहीं थी, क्योंकि आरएसएस को तो बैन लग गया था। बीजेपी का तो जन्म हुआ ही नहीं था। ना वहां पर विश्व हिंदू परिषद थी, ना वहां पर बजरंग दल था, ना वहां पे स्वामी कालीचरण थे, ना वहां पे स्वाति प्रज्ञा थी। तो ये कौन लोग थे, ये कौन औरतें थी जो उसके लिए स्वेटर बुनकर भेज रही थी, जिसका जिक्र मौलाना आजाद अपनी किताब में करते हैं। जस्टिस जीडी खोसला सर आईसीएस अधिकारी थे, आपके सुपर सीनियर। दो तरह की सर्विस होती थी आईसीएस में, एक तो लॉ एंड ऑर्डर में जाते थे और एक जुडिशरी में जाते थे। जिस आईसीएस में जिन्होंने टॉप किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसमें तीसरे रैंक थी जीडी खोसला की, जस्टिस जीडी खोसला की। वो थे शिमला हाईकोर्ट के जज। उन्होंने नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई थी। जस्टिस जीडी खोसला ने अपनी किताब मर्डर ऑफ महात्मा में क्या लिखा है, मुझे लगता है कि मुझे वो पढ़ के सुनाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में पेज नंबर 47 पर जो लिखा है, गोडसे जब बयान देता था, जिस बयान का आपने जिक्र किया है, उसका जिक्र करते हुए जस्टिस जीडी खोसला लिखते हैं कि गोडसे की दलील सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोग स्तब्ध और विचलित हो जाते थे। जब उसने बोलना बंद किया तो एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी सुबकते हुए अपने रुमाल ढूंढ रहे थे। मुझे कोई संदेह नहीं, यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों की ज्यूरी बनाई जाती और उसे गोडसे पर फैसला देने को कहा जाता तो वो भारी बहुमत से गोडसे को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुना देती। जस्टिस जीडी खोसला कह रहे हैं। जस्टिस जीडी खोसला बाद में सुभाष चंद्र बोस की जो रहस्यमय जो तरीके से गायब हुए उसकी भी इंक्वायरी करी। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। हाईकोर्ट का जज जिसको उसने फांसी दी, उस आदमी के लिए ये कह रहा है कि अगर मैं फैसला जूरी के हाथ में छोड़ देता और जनता को जूरी बना देता तो बाइज्जत बरी हो जाता वो। तो गोडसे हीरो बन चुका था। इस सत्य को स्वीकार करने में किसी को दिक्कत क्या है? आप
ये बोलो कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसको हीरो कैसे कुछ लोगों ने मान लिया, आप उसका विरोध करो। लेकिन आप उसी सत्य में मिट्टी डालने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, गोडसे को तो 2014 के बाद हीरो बनाया जा रहा है। मेरी आपत्ति इस बात पर है। रामदास गांधी जिनका जिक्र किया मैंने अभी, जिन्होंने कहा था कि अपने पिता को पत्र लिखकर कहा कि आप हिंदू धर्म के लिए अभिशाप हो चुके हो। जब गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई तो रामदास गांधी बड़े सिद्धांतवादी थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा गोडसे को जेल में, सर, कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने आपके जिसने जिसने आप जिसके पिता की आपने हत्या की है, और आपको अब अंतिम समय में हो, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी माफी के लिए अपील कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप अहिंसा के सिद्धांत को मान लें, और आपको एहसास होगा कि गांधी के सिद्धांत सही थे और आपके सिद्धांत गलत थे। तो गोडसे ने जवाब में रामदास गांधी को पत्र लिखा। बड़ा दोनों के बीच में बड़ा अद्भुत पत्र व्यवहार है सर। मतलब वो पत्र व्यवहार वो सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस में छपा हुआ है, उसको पढ़कर आपको लगता है कि दो बौद्धिक लोग, कहने को वो हत्यारा है और एक हत्यारे का, एक जिस व्यक्ति के पिता की हत्या करी है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, और इतनी सारगर्भित चर्चा कर रहे हैं, इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं वो दोनों, पढ़ के मजा आता है, साहित्यिक और सैद्धांतिक दोनों तौर पर, दोनों जबरदस्त एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं। तो गोडसे लिखता है पत्र में कि प्रिय रामदास जी, मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आपके सर से आपके पिता का साया छिना, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इसी वजह से मैंने हत्या करी। उसने गीता के कुछ श्लोकों को कोट किया गोडसे ने। जवाब में रामदास गांधी ने फिर उन श्लोकों का अपने तरफ के श्लोक कोट किए और कहा कि आप गीता को नहीं समझ पा रहे, गीता ये कहती है। अद्भुत पत्राचार हुआ। तो फिर यह तय हुआ कि हम पत्रों से बात नहीं कर सकते हैं, हम आमने सामने बैठते हैं। तो रामदास गांधी ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो गोडसे ने कहा कि आप आ जाइए। तो आचार्य विनोबा भावे, बहुत बड़ी चीज थे, आचार्य विनोबा भावे और रामदास गांधी ने तय करा कि हम गोडसे से मिलेंगे जेल में और शास्त्रार्थ करेंगे। सोचिए वो घटना अगर हो जाती तो आज देश में कई चीजें मिथ दूर हो जाते हैं। मतलब कितनी बड़ा दिल था रामदास गांधी का, तारीफ करना चाहिए रामदास गांधी की कि उनका इतना बड़ा दिल था। वो दोनों बैठते एक चर्चा करते, उसका एक हल निकलता। हो सकता है गोडसे अपनी गलती मान लेता, या हो सकता है रामदास गांधी की गलती मान लेते, या हो सकता है दोनों ही अपनी एक दूसरे से सहमत ना होते, लेकिन यह मौका ही नहीं आने दिया गया। जब ये चर्चा चली तो सरदार पटेल और नेहरू घबरा गए। सरदार पटेल ने जून 1949 में, शायद 16 जून थी वो, नेहरू को एक पत्र लिखा कि मैंने रामदास और गांधी और गोडसे के बीच में पत्र व्यवहार को पढ़ा है, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता कि रामदास गांधी उससे मिलने जाएं, क्योंकि अंतिम ये गोडसे को हीरो बनाने, नायक बनाने की कोशिश हो रही है, और गोडसे अपने अंतिम दिनों में गौरव को प्राप्त कर लेगा अगर रामदास गांधी मिलते हैं। और वो मुलाकात नहीं होने दी गई। मुझे लगता है वो मुलाकात होने दी जानी चाहिए थी। वो गांधीवाद की भी परीक्षा होती, वो गोडसे की आइडियोलॉजी की भी परीक्षा होती, उसका एक रिजल्ट सामने निकल कर आता, लेकिन वो नहीं होने दी गई। और आज हम एक अलग तरह की बहस में आज पूरा देश पड़ा हुआ है। तो इस तरह का खौफ सरकार के अंदर गोडसे को लेकर था। तो क्यों था खौफ? आप मान रहे थे ना वो हीरो बन रहा है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो गोडसे के अंतिम संस्कार और उसके अस्थियों के साथ क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि नेहरू सरकार गोडसे की लोकप्रियता से किस कदर घबरा गई। गोडसे का जो अंतिम संस्कार हुआ तो उसका शव उसके परिवार को नहीं सौंपा गया, अंबाला जेल के अंदर उसका अंतिम संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार करने के लिए किसी पंडित को बाहर से नहीं बुलाया गया, जेल के ही कर्मचारियों में से एक ब्राह्मण था जो एक क्रिया करना जानता था, तो उसको उन्होंने चुना। और देखिए कितनी अजीब बात है कि गोपाल गोडसे भी उस जेल में बंद थे, अलग बैरक में। जो गोडसे का छोटा भाई था गोपाल गोडसे, वो चाहते तो उसको ही मुखाग्नि लेने के लिए बुला सकते थे, गोपाल गोडसे के लिए और नाथुराम गोडसे के लिए, उसको भी नहीं बुलाया। और गोडसे और आप्टे का अंतिम संस्कार जो है अंबाला जेल के अंदर कर दिया गया। अब जेल के अंदर ना सिर्फ अंतिम संस्कार किया गया, नेहरू सरकार इतनी डरी हुई थी कि जिस जगह पे उसकी चिता सजाई गई थी गोडसे की, उस जगह से राख हटाकर अस्थियां 2 मटकियों में रख ली गई, आप्टे और गोडसे की, और वहां पर हल चला दिया गया कि जली हुई घास के निशान अगर किसी ने देख लिए तो भविष्य में यहां पर स्मारक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इतने बंदोबस्त कर रही थी तो सरकार को एक डर था ना, सरकार को एक डर था ना कि गोडसे का स्मारक बन जाएगा, गोडसे के समर्थक हैं, गोडसे कुछ लोगों की नजर में हीरो है, ये नेहरू सरकार जानती थी ना। तो 2014 के बाद क्यों आरोप लगाते हैं?
नेहरू के समय ही लोग उसके हीरो मानने लग गए थे। गलत थे सही थे वो अलग विषय है। गोडसे कुछ लोगों की नजर में हीरो बन गया था, नेहरू सरकार को भी पता है। अब अस्थियों के साथ क्या किया सर, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अस्थियां 2 मटकियों में भरी, 2 पुलिस वाले ट्रेन में गए, और जब ट्रेन जहां से गुजरती है तो घग्गर नदी वहां पे पड़ती है अंबाला में, वहां से वो मटकियां दोनों फेंक दी गई, वहां पे डाल दी गई। तो ये खबर जो थी वो पुलिस वालों ने बाजार में बताई कि हम ऐसे से गए थे, हमने ऐसा किया। तो ये खबर घूमते घूमते इंद्रसेन शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, पत्रकार थे, ट्रिब्यून के अंदर काम करते थे, अंबाला के रिपोर्टर थे, उनको मिल गई। और साथ में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी थे, तो उनका गोडसे के प्रति एक उनके मन में सहानुभूति थी, सॉफ्ट कॉर्नर था। वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर गए, तो वहां टूटी फूटी अवस्था में मटकियां पड़ी हुई थी। तो घग्गर नदी में उस समय बहाव भी था, उथला पानी था। तो उन लोगों ने वो अस्थियां बीनी और उसको उन्होंने वहां पे जमा किया, और वो ऐसे करके गोडसे परिवार के पास आज रखी गई, जिसमें उनकी गोडसे की शपथ है कि जब सिंधु नदी और भारत के उसमें जो एक पूरी शपथ है गोडसे की, तब इन अस्थियों को विसर्जित किया जाए। तो गोडसे का भूत किस कदर डराता था नेहरू सरकार को, आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए। पहले तो शव से डरे, फिर उसकी राख से डरे, फिर जिस जगह चिता सजा रखी थी उस जगह से डरे, और फिर उसकी अस्थियों से भी डर गए। तो क्यों डर रहे थे? मतलब कहीं ना कहीं ये डर था ना कि ये लोगों के लिए, कुछ लोग इसे पूछते हैं। मैं ये सब बातें तो ऑन रिकॉर्ड जो है वो मैं बता रहा हूँ। जो मैंने आपकी अस्थियों की कहानी बताई है इंडिया टुडे में छपी है, स्वपन दास गुप्ता जब राज्यसभा सांसद हैं, उनकी ये स्टोरी थी, 1999 में छापी थी, और इंद्रसेन शर्मा का उन्होंने उसमें इंटरव्यू लिया था। वो आज भी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप उसको ढूंढेंगे तो वो आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया टुडे के सारे अर्काइव इंटरनेट पे मौजूद है। अब ये तो मैंने आपको तथ्य बताया जो न्यूट्रल तथ्य है। अगर मान लीजिए गोपाल गोडसे ने जो किताब लिखी है गांधीवध क्यों, अगर अपन उसको भी कुछ उसका भी जिक्र ले लें, अगर उसकी बात को भी अपन समझने की कोशिश करें, तो गोपाल गोडसे ये लिखता है कि जब गोडसे का परिवार आखिरी बार मिलने के लिए अंबाला आया, तो तांगे वाले उनसे पैसा नहीं ले रहे थे, होटल वाले उनसे खाना नहीं, खाने का पैसा नहीं ले रहे थे। जिस ट्रेन के अंदर आया वो उनका टिकट कंफर्म नहीं हो, तो कुछ लोगों को, तो लोगों ने जब मालूम पड़ा गोडसे का परिवार है, तो अपनी सीटें खाली कर दी उनके लिए। गोडसे का परिवार जब मिलकर अंबाला स्टेशन पहुंचा, तो लोगों ने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए, सैकड़ों की संख्या में खड़े होकर अंबाला स्टेशन पर। ये गोपाल गोडसे लिख रहा है। ये भी तथ्य है, ये फैक्ट है, इसको मैं रिसर्च कर चुका हूं इस पे, कि 2 बनारस के लड़के जब गोडसे की फांसी का जो दिन था, उसके एक दिन पहले अंबाला जेल के अंदर दाखिल हो गए थे। तो पुलिस को लगा कि गोडसे को छुड़ाने की साजिश तो नहीं है। तो जब गोडसे, उससे पूछा पुलिस ने, जेल अधिकारियों ने, कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, बोला हम गोडसे के अंतिम दर्शन करने आए। तो इस तरह का माहौल गोडसे के पक्ष में उस वक्त भी था, और ये सरकार भी जानती थी। ये सब 2014 के बाद नहीं हो रहा। अब इस सच को कोई आज के दौर में स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप गोडसे का विरोध करो, करना चाहिए आपको, इसको, इस हक को कौन रोक रहा है, लेकिन झूठ तो मत बोलो ना। आपको बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधना है, तो आप गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो जायज नहीं है ना। मेरा विरोध इस बात को लेकर है। हाँ, हाँ, बस लेकिन इसमें एक विचित्र बात यही आती है कि वही जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी गांधी की अंधभक्ति में लग जाती है। मेरे विचार से गांधी का पूर्ण विश्लेषण होना चाहिए, और जो सच है बिल्कुल, वो लोगों के सामने आना खुद चाहिए। गांधी का, और खुद गांधी जितना ये भी चाहते लोग इस तरह से गांधी की भोंडी वकालत करके उनको भोंडे तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं, तो वो गांधी की थोड़ी बहुत भी जो महिमा बची हुई है, मुझे तो नहीं लगता अधिक बची हुई है, उसको भी धूल-दूसरित करने का ही कार्य करती है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर, काफ़ी प्रश्न आ गए हैं। इन प्रश्नों से पहले मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लें, लाइक कर लें। 4000 से अधिक लोग देख रहे हैं और सिर्फ़ 2000 ही लाइक्स हैं, तो ये जो गैप है, इसको प्लीज़ ब्रिज करें थोड़ा-सा। और साथ में आप पुनः मैं आपको याद दिला दूँ, फतावा आलमगीरी हमारी पुस्तक, जो मेरे और तुफ़ैल चतुर्वेदी जी के थोड़े से परिश्रम से 250 साल, 350 साल बाद, 1707 में मरा था ना औरंगज़ेब। 1707 से अब हम हैं 2021 में, तो 325 साल बाद जो है वो कार्य पूर्ण हुआ है, और उसका पहला खंड प्रकाशित हो चुका है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके सारे लिंक हमारे ट्विटर, जयपुर डायलॉग्स के ट्विटर, टेलीग्राम,
कम्युनिटी सब जगह उपलब्ध है, और उसको आप पढ़ें, आपको बहुत आनंद आएगा। जो चीज़ें आपके हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो बच के चलते हैं जिनसे, और उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, वो सब उसमें स्पष्ट दिया हुआ है, और बिल्कुल छोटी-छोटी बातें भी दी हुई हैं। कब किससे ज़िना हो सकता है, कब किससे वती हो सकती है, वती मतलब संभोग, और उसको जो है किस हालत में वो ज़िना माना जाएगा, किस में नहीं माना जाएगा, किस में वो हानिस यानी पाप होगा, किस में नहीं होगा। वो बड़े विस्तार से है। आप जो बारीकियाँ समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि कितना महान रिलीजन है, मज़हब है हमारा इस्लाम। तो मुझे लगता है आप सबको उसका अध्ययन करना चाहिए, और कुछ नहीं तो कई लोग तो हैं सिर्फ़ आपको अगर एंटरटेनमेंट ही करना है, एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं ये सुल्ली डील, बिल्ली डील करने की आवश्यकता नहीं। आप फतावा आलमगीरी पढ़ लीजिए, ख़ास तौर से उसकी जो एक हुदूद और क्या है वो किताबुल हुदूद और किताबुस सैर जो उसमें है वो ख़ास तौर से। आइए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्राउडली हिंदू नवनीत जी हैं सिंगापुर से। माय दादी श्रीमती राजरानी जी हु लिव्ड 102 years once said गोडसे को कांग्रेस के सब नेता को मारना चाहिए था। आपके विचार? देखिए, हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते हैं ना। मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें तथ्य की बात करना चाहूंगा। ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि ये जो इनकी दादी का जो भाव था, तो इसका बड़ा मशहूर किस्सा सर फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लापेर और मेरी कॉलिंस ने लिखा है कि लोग जो शरणार्थी थे, इनकी दादी भी शायद उसी इलाके से आई होंगी, पाकिस्तान के इलाके से, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो वहां के शरणार्थियों के मन में क्या भाव था, वो बड़ा अच्छा उस फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है कि जब ट्रेन आ रही थी तो एक रईस सा शरणार्थी उसके अंदर बैठा हुआ था। तो जो ट्रेन का सुरक्षा अधिकारी, उस समय ट्रेन में सुरक्षा अधिकारी चलते थे क्योंकि ट्रेनों पे हमले हो रहे थे। तो जब पाकिस्तान से ट्रेन इंडिया आ रही थी तो उसका सुरक्षा अधिकारी था, उसने उससे पूछा, बड़ा रो रहा था, दुखी था वो व्यक्ति, बोला मैं सब कुछ लुट गया, मैं सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। तो बोला कि अब आपके पास कितना पैसा बचा? तो उन्होंने उस शरणार्थी ने 1947 में जवाब दिया, मेरे पास 5 लाख रुपए बचे। तो सुरक्षा अधिकारी हैरत में आ गया। उसने कहा कि साहब आपके पास 5 लाख रुपए बचे, ये भी बहुत बड़ी रकम होती है। बोले नहीं, इस रकम की पाई पाई मैं गांधी और नेहरू को मारने के लिए खर्च कर दूंगा। ये एक शरणार्थी का भाव था कि ये 5 लाख रुपए तो मैंने स्पेयर रखे हुए हैं इस काम के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये डोमिनिक लोपेयर ने, जो मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट को आधुनिक युग की 100 बड़ी किताबों में से एक माना जाता है, बेस्ट सेलर है वो बुक, आप उस पर ऐसी उंगली नहीं उठा सकते। दोनों बहुत बड़े राइटर हैं दुनिया के। तो वो ये लिख रहे हैं कि शरणार्थियों की मानसिकता ये थी कि ये 5 लाख रुपए जो मेरे पास बचे हुए हैं, इनका इस्तेमाल तो मैं ये गांधी और नेहरू को मारने के लिए करूंगा। ऐसा डोमिनिक लेपेर लिखते हैं अपनी किताब में। तो ये भाव था। और आज भी जब हम कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ तरह की बात डालते हैं तो इस तरह के भाव लोग लिखते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी भले ही वो गुजर गई हो, लेकिन आज भी 70, 75, 60 साल के लोगों की पीढ़ी है जिन्होंने जिन्होंने अपने माँ बाप को दर्द भोगते हुए देखा है। तो जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो हमेशा आपके अंदर मौजूद रहता है। जी, नेक्स्ट। सनातन रिव्यूज, जय श्री राम सर, अपने अनुज का प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। नेक्स्ट, नीतीश कालिया, सर आई हैव read even Nehru has said about Gandhi's experiment of sex and celibacy as abnormal and unnatural. नकली गांधी made him like a prophet. मैं, ये जानकारी आपकी थोड़ी सी गलत है कि बड़े चौंकाने वाली बात है कि जब गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग जब गांधी कर रहे थे, तो जब ये बात सार्वजनिक हो गई और उसको सार्वजनिक खुद गांधी ने भी किया था और कुछ और लोगों ने भी उसको अंदर के जो उनकी पॉलिटिक्स पे आश्रम की उसकी वजह से जब सार्वजनिक हो गई थी, तो नेहरू इस मामले में बड़े ही समझदार थे और बड़े ही पॉलिटिशियन बहुत अच्छे थे वो। तो वो कभी भी उन्होंने गांधी के ब्रह्मचर्य पे कभी भी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया होगा। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन सरदार पटेल इस तरह के नहीं थे, वो जो ऐसा होता था वो वैसा करते थे। उन्होंने जरूर 2 चिट्ठियां लिखी, वो दोनों चिट्ठियां इंडिया टुडे छाप चुका है कि आप जो है इस उम्र में सब काम कर रहे हैं, इससे बड़ा नुकसान होगा, ये जो हमारे आंदोलन चल रहा है उसको नुकसान होगा, ये हमारे विरोधियों के हाथ में एक हथियार की तरह होगा। और देवदास ने और राजा जी बड़े नाराज है, उन्होंने बहुत गांधी को बहुत भला बुरा कहा।
लेकिन नेहरू ने कभी भी, अब बंद कमरे में गांधी से कहा हो तो वही, हमको तो वो नहीं मालूम, लेकिन सार्वजनिक जगह पे कहीं भी नेहरू ने गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर बात नहीं करी है, ऐसी मेरी जानकारी है। यही तो शातिराना अंदाज होता है। नेक्स्ट। संदीप हलदर, संजय जी, प्रखर जी, हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन ये नेहरू और गांधी निकले। जी। नेक्स्ट। रॉबर्ट कूल, प्रखर जी, क्या बोस के कांग्रेस छोड़ने में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा उनकी आलोचना व बोस पर कांग्रेस तोड़ने का आरोप भी कारण थे या गांधी का हठ ही कारण था? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि जो गांधी ने जो असहयोग आंदोलन जो चलाए हैं समय समय पर अलग अलग, उसमें एक असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चलाया था, सबसे सफलतापूर्वक, बाकी तो सारे सफल नहीं हुए, लेकिन जो बोस के खिलाफ उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था वो बड़ा सफल रहा गांधी का, एक ही असहयोग आंदोलन सफल रहा गांधी का। असल में बोस जब अध्यक्ष बने तो उनकी वो स्थिति कर दी गई थी कि मतलब वो कहने को अध्यक्ष थे। और यहाँ पे बहुत आपको इसका अध्ययन, आचार्य नरेंद्र देव अकेले का नाम मत लीजिए, सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये सब गांधी के कहने पर बोस का बुरी तरह से जो है वो विरोध करते थे, कार्य समितियों की बैठकों में नहीं जाते थे, कोई प्रस्ताव पारित नहीं करने देते थे। फिर बाद बाद में नेहरू भी इसमें शामिल हो गए, जबकि नेहरू और बोस के संबंध इसके पहले तक ठीक थे, तो बोस को बड़ा आघात लगा नेहरू के इस व्यवहार से। तो आखिर में ये स्थिति कर दी गई सुभाष चंद्र बोस की इस असहयोग आंदोलन की वजह से कांग्रेस के अंदर कि उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची, कहने वाले को अध्यक्ष हो गए, वो छोड़ के जाना पड़ गया उनको। तो ये तो गांधी का असहयोग, सफलतापूर्वक जो असहयोग आंदोलन था उसका नतीजा था ये। जी हाँ, और उसका कारण जो है अभी बताया, वो तो मेरी एपिसोड प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ हुई थी, तो उन्होंने कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस के कागज निकाले हैं अच्छा, जो अच्छा। जो उन्होंने बताए थे उसमें, और उसमें ये था कि कुछ जो सावरकर का प्लान था अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोलने का, उसके कोई फाइल जो थी वो गांधी को भेजी वाइसरॉय ने, और अच्छा। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम बोस को नहीं रहने देंगे। हम्म। तो वो जो आरोप लगता है ना कि ब्रिटिश के एक मोहरे थे, वो कहीं जो है, और अब ये बात आ रही है जो पावर ट्रांसफर ऑफ पावर के जो पेपर्स बाहर आए हैं। अब ये बात इसलिए इस बात पे सही लगता है संजय सर, क्योंकि उस दौर में जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो बोस का, नेताजी बोस का जो मानना था कि भाई हमें यही समय है, सरकार कमजोर है, अंग्रेज सरकार हमें करना चाहिए, और गांधी इस चीज को ये मान रहे थे कि नहीं, हमें दुश्मन जब किसी दूसरे दुश्मन के साथ गिरा हो तो वार करना ठीक नहीं होता। हालांकि 1942 में करना पड़ा, फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन चलना फिर वाला विषय। तो वो तो खैर अलग विषय है, वो क्यों करना पड़ा वो तो दूसरा है, वो तो गांधी ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया था, क्योंकि कांग्रेस ये उनकी। जो हाँ, ये जो पूरे घटनाक्रम है ना, ये इसको कहीं अगर कड़ियां जोड़े, एज ए जर्नलिस्ट में कई बार कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो प्रोफेसर कपिल कुमार जी का जो बात है उसमें काफी हद तक दम नजर आती है। अब इस पे उनके पास है, उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के बहुत सारे वो कराए, अभी उनके साथ में इसी विषय पर अगला एपिसोड करूंगा। बहुत बढ़िया, अगर ये काम बिल्कुल होना चाहिए, इसका सच सामने आना चाहिए। Shanta, Sanjay sir, kindly suggest a book which gives us true history of the Bharat for children. मैं तो सवाल नहीं समझ पा रहा या भाव नहीं समझ पा रहा, क्या कहना चाह रहे हैं। भारत के इतिहास, सच्चा इतिहास, लेकिन पूरी तरह से सच्चा इतिहास तो अभी लिखा जाना है। देखिए, उसके लिए मेरा तो ये कहना है, आप सर आप दे दीजिए, आप जब जवाब दे, सॉरी मैं तो आर.सी. मजूमदार जी की पुस्तक जो है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल एंड कल्चर, वो रेकमेंड करता हूँ। हालांकि उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट होनी है, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी वो पुरानी में चल रही थी, उसकी बात ही लिखते हैं, वो पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है और वो रिजेक्ट हो चुकी है। उन्होंने खुद ने रिजेक्ट कर लिया, वो आर्यन इन्वेजन नहीं कहते, आर्यन माइग्रेशन कहते हैं। और हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि कुछ दिनों में तुम आर्यन टूरिज्म बोलने लगना। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी उस तरह से रहा नहीं, मैं तो पत्रकार रहा हूँ, शौकिया पढ़ने का शौक था, तो मैं तो लोगों के अकाउंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता, मतलब जो लोगों ने उस वक्त लिखा है, अपने संस्मरण लिखे हैं, अपनी जीवनियां लिखी हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, लेकिन एक पर भरोसा नहीं करता। उसी के समकालीन जब दूसरे की पढ़ता हूँ तो उसकी पोल खुल जाती है, उसको पढ़ता हूँ तो इसकी पोल खुल जाती है, फिर मैं कड़ियों को जोड़कर एक किसी नतीजे को पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई ये जो आधुनिक इतिहास जो है,
इसको सर्च करने के लिए, इसको समझने के लिए कोई किसी की बहुत मदद की जरूरत नहीं है। इंटरनेट आपके पास है, कई किताबें पीडीएफ में मौजूद हैं। थोड़ा सा कुछ किताबें खरीदिए, पढ़िए। मैं कहता हूँ फ्रीडम एट मिडनाइट को भी पूरी तरह से बाइबल मत मानिए, लेकिन उसको भी पढ़िए, उसमें कई रोचक चीजें हैं, कई अच्छी जानकारी है। हर विचार, मैं कहता हूँ एच वी शेषाद्री हैं, अब वो चूंकि संघ के बड़े नेता थे तो इसलिए उनकी किताब को लोग बोलते कि यार आप कैसे उसको बोलते, लेकिन एच वी शेषाद्री ने जो किताब लिखी है और देश बढ़ गया, मुझे लगता है कि पार्टीशन पर उससे अच्छी लिखी कोई किताब नहीं, बहुत ही बैलेंस है। बस खेद का विषय यह है कि आरएसएस वाले स्वयं उसको अब नहीं पढ़ते हैं। हाँ, मतलब मुझे तो पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति। और हर, आप आफ्टर टू पाकिस्तान मैंने भी पढ़ी, पिछले साल पढ़ी। अब वो खलीकुज्जमा चौधरी की लिखी हुई है, मुस्लिम देश का जिन्ना का खास आदमी था, लेकिन पढ़ना चाहिए, उसमें नई चीजें आपको मिलती हैं। आप जब आपका अध्ययन होगा तो आप अपने आप कुछ चीजों को अपने आप उसमें से समझ जाएंगे कहाँ गलत है कहाँ सही है। तो यही है, अपना अपना तरीका है इतिहास को पढ़ने का। नीरज मिश्रा, प्रखर श्रीवास्तव सर, आई एडमायर योर एंगर, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट by curriculum 2 generations were fooled, but 8 years so-called Hindu government can't take small steps to change. ये तो हमारे सबकी कंप्लेंट है। हाँ, ये कंप्लेंट है हमारी, क्योंकि हमको लगता है कि जो काम अभी तक होना चाहिए, अब वो अंदर अंदर वो कर रहे हैं, प्लानिंग उनकी चल रही हो तो अलग बात है, हमको वो नजर नहीं आता। हमको लगता है कि इतिहास की किताबों में हम छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सत्य सामने लाओ। किसी के प्रति नफरत फैलाने की या कोई आइडियोलॉजी को इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं सच सामने लाओ, और जो झूठ भरा हुआ है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये काम कब शुरू होगा इसका इंतजार हम कर ही रहे हैं। तो ये 7 साल में इस बात को लेकर निराशा तो होती है, 7-8 साल में, कि इस दिशा में काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं तो मुझे पाता हूं कि ये एक प्रक्रिया होती है। हम लोग बहुत, कई बार लगता है, देखिए क्या होता है जब इतिहास का मैं अगर उदाहरण दूं तो 40-50 साल का जो इतिहास है या 100 साल का इतिहास है, 2-3 पन्नों में समझ जाता है। तो ये 7-8 साल भी अगर आप 100 साल या 50 साल बाद बात करेंगे तो बहुत ही आधे पन्ने की स्टोरी होगा। तो इसलिए मेरी ये उम्मीद है, मैं चूंकि मैं बहुत आशान्वित रहता हूँ कुछ चीजों को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन सच सामने आएगा। और लोग अब इतने जागरूक हैं और लोगों के पास इतने संसाधन हैं कि आप झूठ बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा, जो टिकना था वो टिक चुका, अब उसका बुर्ज ढहने का समय आ चुका है। तो भरोसा रखिए, नहीं हुआ 8 साल में, मानते हैं, लेकिन होगा। अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, लेकिन होगा तो सही बदलाव। नेक्स्ट, नीरज Mishra, SD sir, it must be personal, but why you don't raise a segment? It could be political or dharma sansad sort of. Only power can shift narrative to practice. भाई हम तो देखिए अभी नैरेटिव ठीक से बना लें, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। श्री हर्ष, संजय सर एंड प्रखर सर, हाउ डिड नेहरू रियली डाई? Rajiv Dixit said Mrs. Nehru had written a book explaining last days of Nehru. Mrs. Nehru? कमला नेहरू तो 1935 में चली गई थी भाई, कौन सी मिसेस नेहरू या मिसेस? चलिए, सवाल ऐसे ही है, लेकिन एक मजेदार किस्सा बता देता हूँ, सवाल से कोई संबंधित नहीं, बड़ा मजेदार किस्सा है। नेहरू की मृत्यु के समय में ही आखिरी में नाथूराम नाम का आदमी था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। नेहरू का जो अर्दली था, जिसका बड़ा भरोसा रखते थे, उसका नाम था नाथूराम। तो जब नेहरू की जो अंतिम दिन था, जब रात में उनकी तबीयत बिगड़ी, तो उसने देखा, उस दिन नाथूराम सो गया, थका हुआ होगा बेचारा, तो सो गया। तो नेहरू ने उसको जगाना जरूरी नहीं समझा कि बोले सो रहा है, इसको मत जगाओ। तो नेहरू अंदर बाथरूम में गए और वहीं उनका देहांत हो गया, और नाथूराम को उसकी खबर नहीं लगी। और अब आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि यही नाथूराम, जब इंदिरा गांधी को गोली लगी तो आर के धवन के पीछे चल रहा था। तो ये जो नाथूराम नाम का जो शब्द है, ये गांधी की मौत से भी जुड़ा हुआ है, नेहरू की मौत से भी जुड़ा हुआ है, और इंदिरा गांधी की मौत से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये जो आपने सवाल पूछा इससे कोई संबंध नहीं, बस ऐसे ही बता दिया। मोहित कुमार, नमस्ते प्रखर जी। बेरेटा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से 2 गोलियां मारी, एक छाती और 2 पेट में, फिर भी हेराम निकल गया, इसे कहते हैं शक्ति। देखिए, मैं आपकी 7 गोलियां थी उसमें। तो उसमें गोलियां तो 6 थी, जो खैर वो अलग है, उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी ना, इसके ये जो बिरला मंदिर है इसके पीछे। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है कि 7 गोलियां थी। तो देखिए इसमें क्या है, 9 की मैगजीन थी, 7 उसमें गोलियां थी, 2 जो थी वो
अब देखिए इसमें मालूम क्या चीजें हैं, इसमें मुझे बड़ा अजीब लगता है कि गांधी ने हे राम बोला था या नहीं बोला था, इसको लेकर चर्चा की जाती है। गांधी ने अपने अंतिम समय में अगर हे राम बोल दिया तो कोई बहुत महान नहीं हो जाते, और हे राम नहीं बोला तब भी उनकी कोई वो नहीं हो जाती। देखिए क्या होता है हमारे, आप अपने ऊपर लेकर देखिए, कोई बहुत इसके लिए पढ़ने लिखने अध्ययन करने रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जब हमको चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान, ये हमारा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, या माँ, हम, ये निकलता है। तो किसी भी व्यक्ति को आघात लगेगा तो उसके मुंह से माँ, भगवान, हे राम, इस तरह के शब्द निकलेंगे। तो इसको लेकर गांधी से क्या लोग क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग गांधी के जो विरोधी हैं वो कहते होते हे राम नहीं कुछ और बोल रहे थे, जो गांधी के समर्थक है वो बता के महान बताते देखिए आखिरी समय में भी राम राम। मैं तो मानता हूं, मतलब जितने मेरे कई परिवार में भी अपने देखा है, अपने जानने वालों में भी देखा है कि जब बुजुर्ग अपने अंतिम समय में जा रहे होते हैं तो भगवान का जाप करते हुए वो जाते हैं। तो इसमें कोई कोई इसको करके कोई महान नहीं हो जाता। गांधी ने अपने जीवन में ऐसे इतने बड़े बड़े काम किए, उसके लिए कोई एक हैराम शब्द से कोई महान थोड़ा बन जाएंगे। क्या मालूम क्या इस देश में ऐसी चीजों को लेकर बहस होती है, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है ये देखकर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये पूरा का पूरा जो कहे कि गांधी ने हे राम कहा, तो गांधी हे राम क्यों कहते, उसका कोई कारण ही नहीं था। क्योंकि जो कहते हैं ना कि साहब कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। हम्म, कहीं ना कहीं गांधी के महिमा मंडन के लिए ये जो आपने जो मैंने चौपाई सुनाई है उससे हम्म, रिलेटेड लोगों ने कहानी गढ़ी है। क्यों? क्योंकि वो तो तुलसी के राम में विश्वास ही नहीं रखते थे। कह रहे हम्म, हैं, मैं पढ़ देता हूँ, ये मोक्षदाता राम, ये इनका लिखा हम्म, हुआ है इसमें, अ, इनके एक व्याख्यान का, गांधी वाङ्मय में है, वहां से मैं, और मैंने हम्म, ट्वीट किया था अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले। हम जी। जिन राम के गुण गाते हैं वे राम वाल्मीकि के राम नहीं हैं, तुलसी रामायण के राम भी नहीं हैं। हम्म, फिर बीच में और क्या लिखते हैं कि हम्म, किसी ने अगर छल से या सीधी रीति से किसी को मारा, अथवा 10 हम्म, सिर वाले किसी देहधारी रावण को भी मारा हो, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया। आज का जमाना तो ऐसा है कि हम्म, 20 क्या, असंख्य भुजाओं का भी कोई रावण पैदा हो तो एक बालक तोप के ही एक गोले से उसके असंख्य हाथ और माथा उड़ा दे, उसे हम अलौकिक बालक नहीं मानेंगे, उसे हम बड़ा राक्षस मानेंगे। तो जिसके विचार राम के प्रति ऐसे हों, जिसके विचार कृष्ण के प्रति ऐसे हों, जो ये कहे कि जो हम्म, महाभारत में जिस कृष्ण का वर्णन है, यदि कृष्ण उसी प्रकार के थे तो मैं उस कृष्ण को नहीं मानता। तो ये एक विचित्र प्रकार का प्राणी था, जिसको कुछ लोगों ने महिमा मंडित करके, एक, मुझे तो, मैं तो षड्यंत्र ही मानता हूँ, उसके तहत इसको महात्मा बना के और जो देश की चेतना था उसको कुंठित करने के लिए बिठाया होगा। वरना कोई बात इस तरह की भगवान राम के बारे में, जिनके लिए अंत में राम कहने का जो प्रयोजन है वो इन्हीं राम के बारे में है, तुलसी के और वाल्मीकि के राम के बारे में। हाँ काफी जन्म चीजों को जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। वो व्यक्ति हे राम कहेगा क्यों भाई? चलिए अगला प्रश्न ले लेते चलिए। हैं। अंतर हो गया थोड़ा सा। हम्म, प्रोजेक्ट हिंदू क्वेश्चन, what actionable steps can we take today to, one, remove Gandhi from currency note, convert Rajghat to something useful like public toilet? चलिए, मैं क्या बोलूं। इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। ओरिएंटल आर्म्स कई प्रो सनातन यूट्यूब चैनल से प्रमोट करते हैं कि गोडसे जी के एक्शन ने 70 साल से सनातन को बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। नुकसान तो हुआ है, ये तो मैं भी मानता हूँ। पैनल का क्या ओपिनियन है और इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए ना, बड़ा अजीब सा नुकसान से ज़्यादा ये पूरे नेहरू का जो फ्रॉड था उसको सहायता मिल गई। देखिए, मैं तो आपको आपके हिसाब की चीज बताता हूँ, गांधी की हत्या करके गोडसे ने कितना बड़ा नुकसान किया। एक तो सरदार पटेल के वो तेवर जो चल रहे थे, सरदार पटेल बिल्कुल जनसंख्या की अदला बदली और बिल्कुल जिस तरह से मुसलमानों को उस दौर में आईना दिखाने का काम कर रहे थे, उनके तेवर उस मुद्दे पर काफी कमजोर पड़ गए।
क्योंकि गांधी की जब हत्या हुई तो काफी उनके ऊपर भी आरोप लग गया कि आप चूंकि गृह मंत्री थे, आप सुरक्षा नहीं दे पाए। तो फिर उसका उनको हार्ट अटैक पड़ गया मार्च के पहले हफ्ते में, 35-40 दिन बाद ही। तो फिर सरदार पटेल के वो तेवर नहीं रहे, हालांकि उन्होंने हैदराबाद में कार्रवाई की, विलीनीकरण किया, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण का जो वो विरोध कर रहे थे सरकार में, वो तेवर उनके वहां पर रुक गए। तो ये सब चीजें हुई, जिसकी वजह से गोडसे ने जब गांधी को जो मारा है, उससे राष्ट्रवाद का भी, सनातन धर्म का भी, बहुत सारी चीजों का नुकसान हुआ है। ये इसको स्वीकार करना चाहिए। लोग समझते नहीं है। मैं देखता हूँ सब वीडियो, अभी देखिए वीडियो आपने बनाया ना संजय जी, यहाँ पे लोग लिखेंगे कि आप गोडसे के आगे जी क्यों नहीं लगाते हैं, आप श्री गोडसे क्यों नहीं बोलते हैं। अजीब किस्म का इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत क्या है। आप अगर देश से प्यार करते हैं तो अगर आपके पास और भी चीजें हैं ना अपनी बात कहने के लिए, या किसी गलत कृत्य को आप समर्थन करने लग जाएंगे। आप देश काल स्थिति परिस्थितियों में बात करें ना, गांधी हत्याकांड की, किसी के महिमा मंडन की चाहे किसी भी तरफ का, उसके करने की जरूरत क्या है किसी के कृत्य को, ये मेरा मानना है। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई गोडसे जी कहा जाए। क्यों कहा जाए भाई गोडसे? जो हम जैसा हम कहना चाहते हैं हम वैसे ही कहेंगे, हमें जो बात कहनी है हम वैसे ही कहेंगे। तो ये थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत है। जी, नेक्स्ट। इसी के साथ प्रश्नकाल समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम भी यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जय सर। हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। Press the bell icon on YouTube and don't miss